नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंच फिर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे और आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूएसए ने क्या किया है? नेशनल डिफेंस अथॉरिटाइजेशन एक्ट क्या किया है? पास कर दिया है। कहां से? सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बाय की जो यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्राथमिकता देना, उसको प्रायोरिटी देना और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना और रसिया के साथ करना। चाहे वो चाइना रसिया के साथ कंपटीशन की बात हो, चाहे जो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हो जिनको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, तो ये सारी बातें हों, इन पे मतलब कि हाई लेवल काम करना और अधिक से अधिक प्राथमिकता अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देना। तो ये बात हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको केवल मेंस में कोट कर सकते हैं। और उन्होंने बल दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को साथ लेकर हम अपने कॉपरेशन को और बढ़ाएंगे, जिसमें कॉपरेशन में टेक्नोलॉजी शामिल होगी, रीडनेस शामिल होगी और लॉजिस्टिक शामिल होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट किससे संबंधित है, तो आप इतना बता देंगे कि यूएस से संबंधित है, और जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन पे यूएसए ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का साथ लेते हुए चाइना के साथ महत्वपूर्ण कंपटीशन की बात की है। ठीक है, और इसमें शामिल है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात करेंगे, डिफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी की बात करेंगे, कोल्ड वेदर कैपेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें अच्छी अच्छी बातें की हैं कि इंडिया को साथ लेकर हम चलेंगे और हम इस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की अमर्जिंग जो भूमिका है, इंडिया जो लगातार बढ़ रहा है, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इंडिया यूएसए के मध्य क्या क्या अभी तक कॉपरेशन हुए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के डिफेंस कॉपरेशन में 2016 में यूएसए ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया, जो कि इंडिया के लिए यूनिक था। और इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस दिया 2018 में, और इसके माध्यम से हाई लेवल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेल करेंगे, पर्टिकुलरली सिविल स्पेस और डिफेंस सेक्टर में इस एसटीए का टायर 1 का महत्वपूर्ण उपयोग किया गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, अभी तक जो हमारे देश में हमारे और अमेरिका के साथ कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। पहला एग्रीमेंट जीएस जैसोमिया था, जिसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। दूसरा एग्रीमेंट लेम्योआ था, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं। इसको 2016 में किया गया, और इसमें हम मिलिट्री बेस है एक दूसरे का यूज हम कर सकते हैं, मतलब कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का यूज कर सकता है। दूसरा कॉमकासा। कॉमकासा का मतलब है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, 2018 में किया गया। इसमें टू मिलिट्री, जो भी मतलब कि मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है, सेल ऑफ हाई टेक्नोलॉजी है, एंड टू एंड जो सेल टेक्नोलॉजी करते हैं वो आपस में हम करेंगे। और बेका किया गया। बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में। इसमें हम भी क्या करेंगे, हाई एंड जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक है, जियो स्पेशल जो डेटा है, मैप है, उसको आपस में हम शेयर करेंगे। तो आपसे ऑप्शन में केवल इतना पूछा जा सकता है कि भारत के साथ साथ ही कितने एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जीएस मुहैया किया गया, उसके बाद ये सारे एग्रीमेंट किए गए। ठीक है, तो इनका एक बार नजर, जस्ट आपको ब्रीफ याद होना चाहिए, ब्रीफ पता होना चाहिए, ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपीय यूनियन ने ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स को मल्टीनेशनल जो कंपनी है उस पर अडॉप्ट कर लिया है।
ठीक है, अब ये नौबत क्यों आई? आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे आप गूगल की बात कर लो, एक्स कंपनी की कोई बात कर लो, अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वो अपने गूगल फेसबुक अपने ऑपरेशंस इंडिया में भी तो कमा चलाते हैं, लेकिन वो इंडिया से उनका कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर बेस क्या है? बहुत ज्यादा है। तब भी वो ऑपरेशन कहाँ चलाते हैं? अपने इंडिया में चलाते हैं, लेकिन इंडिया भारत सरकार को कोई टैक्स रेवेन्यू में से हिस्सा नहीं देते हैं। तो उससे क्या हुआ? आप हमारी चीजों का उपयोग कर रहे हो, आप हमारे यहाँ ऑपरेशन चला रहे हो, तो भारत की सरकार को आप रेवेन्यू में से आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो इससे क्या होता था, इनइक्वलिटी काफी लेवल पे बढ़ रही थी। और अपनी एक सब्सिडी स्टेब्लिश कर लेते हैं, मान लो टैक्स सेवन देश में, टैक्स सेवन देश में जैसे मॉरिशस में हो गया, ठीक है, सिसिल्स में हो गया, वहां पे टैक्स बहुत जीरो लगता है, टैक्स लगता ही नहीं है। तो अपना जो प्रॉफिट है वो वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो भारत की सरकार को टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करते हैं। तो क्या होता है, जो डेवलप कंट्री में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां बोलते हैं, वो भारत में कई सारे ऑपरेशन चलाती हैं, लेकिन भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देती, जबकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस भारत में हमको देखने को मिलता है। ये मुद्दा था। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन ने कहा, ओईसीडी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप, जबकि ये इनका ही अंतर्गत है, लेकिन ये ऊपर मानी कह देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन ने क्या किया कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट को अडॉप्ट कर लिया, जो कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का पार्ट है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट का G20 के अंतर्गत आता है। तो ये यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो इसको हम पढ़ेंगे और आप इस पे पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है टू पिलर स्ट्रेटजी पे काम करता है। टू पिलर स्ट्रेटजी का मतलब है, इसको अभी तक 142 देशों ने साइन कर लिया है, मतलब कि ज्वाइंट किया है और ज्वाइन किया है। इसमें भारत भी क्या है, इसमें रिफॉर्म के संबंध में बात करता है कि रिफॉर्म होने चाहिए इसमें। तो टू पिलर सॉल्यूशन या फिर टू पिलर स्ट्रेटजी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बता देंगे कि किससे संबंधित है। आप बताएंगे इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक है, टू पिलर में पहला पिलर बात करता है कि ऐसी एमएनसी बिगेस्ट 100 कंपनियां जिनकी मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीनेशनल जो इंटरप्राइजेज हैं, इनका ग्लोबल टर्नओवर आपको 20 बिलियन यूरो से अधिक देखने को मिलता है, या प्रॉफिटेबिलिटी 10% से अधिक देखने को मिलती है, वो क्या करें, अपने टैक्स को अधिक से शेयर करें जहां उनका लोकेशन है। पिलर टू बात करता है कि जो लार्जर एमएनसी हैं, जिनका कंपनी विथ ओवर यूरो 750 मिलियन एनुअल रेवेन्यू अपना लेती हैं, वो अपना 15% टैक्स 2023 देंगे। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की बात की है, लेकिन अगर ओईसीडी कर लेता तो सभी जगह हो जाएगा, तो ऐसा यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसमें दो चीज ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं रखना है, कि आप में क्या क्या ध्यान रखना है। टू पिलर सॉल्यूशन याद रखना है, टू पिलर याद रखना है किससे संबंधित है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स याद रखना है किससे संबंधित हो, और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग आपको याद रखना है। तो इसके सिग्निफिकेंस पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, इस बात को समझो, बेस इरोजन शिफ्टिंग क्या है। बेस इरोजन शिफ्टिंग का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। मान लो कोई ऐसी, ये क्या करते हैं, कोई मतलब कि दो कंट्रियों के मध्य कोई रूल है, उनका मिसमैच होते हैं, तो उनका उपयोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। मान लो भारत में टैक्स मान लो 10% लग रहा है, मान लो टैक्स से मॉरिशस को हम कंट्री लेते हैं, वहां पे 0% लगता है, तो उसको टैक्स अपन बोलते हैं। तो अपने जो सारे ऑपरेशन है यहाँ मॉरिशस से चलाएंगे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स एक भी रुपए नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं बेस इरोजन शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब कि अपने प्रॉफिट को कहां शिफ्ट कर दिया ने, यहाँ पे मॉरिशस में, और जबकि एक्चुअली जो प्रॉफिट शेयर कहां करना चाहता, इंडिया में, और इंडिया में इनको टैक्स देना था। ठीक है, जबकि इंडिया में ने नहीं किया, अपना प्रॉफिट मॉरिशस में सेंड कर दिया, और इस हिसाब से इंडिया को कोई टैक्स नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो एक किससे संबंधित है कि आप रूल, दो कंट्रियों के मध्य जो रूल बने हैं टैक्स रूल, उनमें आपको मिसमैच देखने को मिलता है, तो बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उनका नेगेटिव रूप से एडवांटेज लेती हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट गैप मिसमैच इन टैक्स रूल, नो एंड लो टैक्स रेट पे आप लोकेशन को, प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब
जैसे हमने बात की 2 पिलर डील, तो वही है, फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और दूसरा 15% आपको टैक्स देना चाहिए जहां आप जहां आपका कंज्यूमर बेस सबसे अधिक है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब इसका सिग्निफिकेंस हमको क्या होगा, 150 बिलियन डॉलर के आसपास एनुअली टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसके अलावा क्या होगा, जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाली जो घटनाएं होती थी, इवेंट होता था, तो उसमें भी क्या होगा, हमको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और एडिशनल टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, जब पेंडेमिक आती हैं, जो हमको कई कई जगह मतलब कि भुखमरी देखने को मिलती है, ड्राउट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अल्प विकसित देश हैं अफ्रीका के कंट्री, तो वहाँ पे हम उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सभी देशों में क्या हो जाएगा, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माण हो जाएगा, चाहे वो विकसित वाली कंट्री हो, चाहे वो अल्प विकसित हो, या फिर विकासशील कंट्री हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया ने क्या किया अभी तक, तो इंडिया ने क्या किया, 2016 में फाइनेंस एक्ट 2016 सरकार लेके आई, उसमें इक्वलाइजेशन लेवी का प्रावधान किया, और उन्होंने कहा कि हम 6% टैक्स लगाएं, इस पे 6% टैक्स लगाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट हो और परमानेंट स्टैब्लिश इसका इंडिया में ना हो, लेकिन रेसिडेंट के लिए क्या सेवाएं प्रदान करता हो, चाहे वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की बात हो, चाहे वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की बात हो, चाहे वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का पर्पज से काम करता हो। ठीक है, यानी अदर सर्वे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो, इस बारे में कोई नॉन रेसिडेंट व्यक्ति काम करता हो, तो उसके ऊपर हम इक्वलाइजेशन लेवी बनाएंगे, जिसको हम 6% पे बात करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर अभी तक। अब दूसरी बात, जैसे हमने समझा कि ई कॉमर्स ऑपरेशन सोल्ड, यस को, वही सारी बातें जो हमने समाया कि इसको 6% हमको देना पड़ेगा। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स आ जाएगा, तो अब भारत सरकार के द्वारा जो इक्वलाइजेशन लेवी लगी हुई है, वो भारत सरकार को हटाना पड़ेगी, कि अगर भारत सरकार अगर इसको साइन कर लेती है जीएमटी को, तो भारत सरकार को इस लेवी को हटाना पड़ेगा, तो हमको 6% का जो वर्तमान में मिल रहा है वो घाटा हो जाएगा, तो एक मुद्दा बना हुआ है ये वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान, ये इक्वलाइजेशन लेवी पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ओईसीडी पढ़ लेते हैं। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा, 35 मेंबर हमको देखने को मिलेंगे। 1960 में इसको स्टेब्लिश किया गया, और जिनके इसके जो मेंबर हमको देखने को मिलते हैं, जो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई इनकम इकोनॉमी हमको देखने को मिलता है, और यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर का इसको क्या है, स्टेटस मिला हुआ है, भारत इसका सदस्य नहीं है। कंट्रीब्यूशन फॉर द मेंबर स्टेट वेरिंग स्टेट आपको देखने को मिलता है। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, क्योंकि भारत का सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी सही स्थान नहीं है, और अधिकतर जो इकोनॉमी है वो मतलब कि एसडीआई से निर्धारित होता है, तो अब भारत इसका सदस्य नहीं है। आप इसकी कंट्री देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, अलास्का, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, तो ये सारी कंट्री अलग कंट्री भी हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा मॉडर्न मैमल चर्चा में है। अभी एक रिसर्च निकल के आई है कि जो मैमल्स हैं उनका इवॉल्व हुआ है गोंडवाना, जो हमारा गोंडवाना लैंड है। सबसे पहले इस बात को समझे कि आपको दो चीजें, पहले आपको पेंजिया देखने को मिलेगा, पूरा एक था, लेकिन जो मून है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और भी अदर फोर्स के कारण, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपको एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दिए, और वेगनर ने सिद्धांत भी दिया कि ऐसा हुआ वह, क्योंकि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोल देते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को हम बोल देते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये सारे। ऊपर वाले में आपको यूरोपियन कंट्री, अमेरिका वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब क्या हुआ है, इस रीजन में एक रिसर्च निकल के आई है कि जो मॉडर्न मैमल है उसमें आपको जो गोंडवाना लैंड है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एक प्रोसेस जनरेट हुई है, तो उसमें 3 स्पीसीज मॉडर्न मैमल्स में शामिल हुई हैं, जिसको
मॉन्ट्रीमेंस बोलते हैं, मार्सुपियल्स बोलते हैं, प्लेसेंटल्स बोलते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रीमेंस में जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जैसा जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वाले मॉन्ट्रीमेंस होते हैं। ये क्या देते हैं? एग देते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। ओनली 3 स्पीसीज हमको आर एक्सटेंडेड देखने को मिलती हैं, जिसको डॉक बिल्ड प्लेटेपस, 2 स्पीसीज आपको एचिडनस, ठीक है, और मॉन्ट्रेमस आर फाउंड ओनली ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुनिया में केवल हमको देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, एग लेंग मतलब कि क्या होता है, मतलब कि लेदरी सेल होता है एग का, काफी इनको लेदर होता है, तो इस बात को ध्यान रखें, काफी प्रोटेक्टिव होता है। इनमें हमको मेमोरी ग्लैंड मदर बेली में हमको पाई जाती है, निप्पल नहीं रहते हैं, और इनमें प्लेसेंटा भी हमको देखने को नहीं मिलता। प्लेसेंटा मतलब एक टाइप की कॉर्ड होती है जो कि बच्चे को, और जो भी मतलब कि उसकी मतलब कि पीढ़ी है उसको, मतलब कि जो भी मतलब को जन्म देने वाला कोई व्यक्ति है, मतलब कि कोई मतलब कि स्पीसीज है, तो उससे जुड़ा रहता है, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो एग लेइंग ये मैमल्स हैं, तो इनमें प्लेसेंटा का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मार्सुपियल आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकांशतः हमको पाए जाते हैं। इन मार्सुपियल में आपको कंगारूस, बेलाबीस, कोलास, कोलास आपने याद किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, तो बहुत सारी आपको हृदय विदारक तस्वीरें आपके सामने हमारे सामने आई। ठीक है, काफी बड़ी घटना थी, तो हमको देखने को मिला। और पॉसम्स, ओपोसम्स, बॉम्बैट्स, नॉम्बैट्स, 330 स्पीसीज मार्सुपियल की 3 कंटिनेंट में हमको देखने को मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओनली 2 स्पीसीज आर फाउंड नॉर्थ ऑफ मैक्सिको में। मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका में केवल कहा हमको, मैक्सिको में केवल 2 स्पीसीज इस मार्सुपियल की देखने को मिलती है। 70% से अधिक हमको कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गुनिया और नेबरिंग जो आइसलैंड, छोटे छोटे जो आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में, वहां हमको इस प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मार्सुपियल का मतलब होता है पाउच। इनका शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड रहता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट किसी शिशु को जन्म देते हैं, उसके बाद इसको वापस अपनी थैली पाउच में रख लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किसी भी मतलब की सीरीज में आप देखते हैं। इनका जो काफी सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग काफी अच्छा रहता है, नॉक्चरल रहते हैं। स्मॉलेस्ट कंगारू को हम बेलेबीज बोलते हैं, और रेड कंगारू सबसे लार्जेस्ट मार्सुपियल है। मेल कंगारू में बूमर्स, फीमेल कंगारू फ्लायर्स बोलते हैं, बेबी कंगारू को हम जॉयस बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो। दूसरा, प्लेसेंटल मतलब कि ऐसे मैमल्स जिसमें प्लेसेंटा का विकास होता है, उसी के द्वारा वो डेवलप होते हैं। ज्यादा इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शुरुआत कहां से हुई? रोडेंट से हुई, बैट से हुई, कॉर्निवोरस से हुई, प्राइमेट से हुई, और हॉपेड फीड से हुई, और हॉपेड फीड जो कि और टॉयज से हुई, और सील्स, व्हेल्स और मेनाटिस। इसमें प्लेसेंटा हमको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने शिशु को जन्म देते हैं। इस प्रकार से डेवलप हुआ, और इन तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं मॉडर्न मैमल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीज है। यूपीएससी आजकल ऐसे टर्म पे काफी फोकस करता है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और काफी स्टेट पीसीएससी में भी इस प्रकार के एग्जाम, इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो एग्जाम का लेवल है काफी टफ होता ही जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा ब्रीफिंग होनी चाहिए। जब प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, नवेदा वाइल्ड फ्लावर चर्चा में है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक कार बैटरी की हमको सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो नवेदा में ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैप आप देखोगे, यहाँ पे कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, नाम लिया डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भाई माउंट रॉकी के थोड़ा इधर देखने को मिलेगा, ये देखो आपको इधर इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक कार बैटरी की आवश्यकता है, यहाँ पे प्लांट लगाना है। तो यहाँ पे नवेदा वाइल्ड फ्लावर हमको देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ की काफी बायोडाइवर्सिटी, ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर है, ऑरेंज रेड इंडियंस है,
पेंथोस हमको देखने को मिलता है। ये सारे नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जो सियरा नवेदा है वहां का काफी लार्जर इकोसिस्टम को तय करता है ये वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। प्राइमरी फूड सोर्स इसके इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट आर इंपोर्टेंट फूड सोर्स फॉर बैट एंड बर्ड्स, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, काफी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये चिंता डेवलप हुई कि अगर यहाँ पे करोगे तो इनका मतलब कि विनाश हो जाएगा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। मैप याद रखिएगा, ये आपको ब्रुक्स रॉक आपको देखने को मिलेगी, अलास्का रेंज देखने को मिलेगी, रॉकी माउंटेन आपको इधर देखने को मिलेगा, मैकेंजी इधर माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, कास्केड आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर आपको सियरा नेवादा आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ये आपका हडसन बे है। तो ये सारी चीजें आपको रिस्पेक्टिव में याद रखना है, ठीक है। कल मैंने पूछा था ये क्या है, लेक सुपीरियर है, ठीक है। ये सारी बातें आपको, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक, ठीक है। तो आपने कमेंट करके बताया नहीं, तो आप फिर बताएंगे कि इनके अभी लिखा है तो आप फिर बताएंगे लेक सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, इरी है, ऑन्टोरियो है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात विजय दिवस चर्चा में है, पाकिस्तान को हमने आजाद, पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया 1971-70 में। क्या हुआ था इसका बैकग्राउंड समझो। बैकग्राउंड था 1970 में आवाम लीग ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ईस्ट पाकिस्तान में, और ये पावर में आ गए। लेकिन मिलिट्री जनरल यह खान थे, उनको ये स्वीकार नहीं था। उसके बदले उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और उनने एक जीनोसाइड के माध्यम से जो बंगाली लैंड था, हिंदू पॉपुलेशन थी, उनको खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। तो इस बात पे ये युद्ध हुआ, और इसी मतलब कि उनकी मतलब कि अधिकांश जो पॉपुलेशन थी वो उधर क्या थी, बंगाली थी, उधर उर्दू थी। तो उर्दू उन पर थोपी जा रही थी, सांस्कृतिक उनकी चीजें उनको थोपी जा रही थी, तो काफी चीजें महत्वपूर्ण थी। तो भारत ने उनका सपोर्ट किया, और चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया अगेंस्ट इंडिया, लेकिन यूएसए ने भारत का सपोर्ट किया। इंडिया ने ऑपरेशन जैकपॉट चलाया। तो आप इन ऑपरेशंस की याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। रिक्रूट करना, ट्रेन, आर्म, इक्विप, सप्लाई, सारी चीजें उनको देना। गोरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ चलाया। लेकिन इधर पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। कहां, वेस्टर्न इंडिया में, अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, सिरसा, आगरा में। तो इसके बाद इंडिया ने क्या किया, एक बार डिक्लेयर कर दिया, और इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी जो हमारे फील्ड मार्शल थे मानेक शाह, ठीक है, इस बात को। और इसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई 1972 को। सीज फायर 17 दिसंबर 1971 को हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद कि आप किसी एक दूसरी लाइन का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो इसको शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। आप दो बातों में कंफ्यूज होते हैं, एक शिमला कन्वेंशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के मध्य हुआ, जो स्टेटस ऑफ तिब्बत था उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, 1913-14 में हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। कनेरी केव चर्चा में है। G20 का जो डेलीगेशन है कनेरी केव में विजिट किया। हमारे देश में हम उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, तो इसलिए G20 महत्वपूर्ण हो जाता है। कनेरी केव आपको संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई देखने को मिलेंगी, काफी अर्लीस्ट है, बुद्धिज्म से संबंधित है। सेकेंड से 9th सेंचुरी एडी के मध्य इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कलेक्शन ऑफ रॉक कट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्रेयर हॉल्स और बिल्डिंग, आपको इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ह्यूज इमेज स्टेच्यू इंक्लूडिंग स्टैंडिंग बुद्धा, अनदर इमेज ऑफ मतलब की बोधिसत्ता, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण केज हैं, जैसे भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, उदयगिरी केव, ठीक है, इधर आपको बाघ केव, इधर आपको अजंता केव, एलोरा केव, इधर आपको पंडा बेलिनी केव, कनेरी केव, एलिफेंटा केव, कारला केव, बेतसा केव, बादामी केव, शीतल बासल केव तमिलनाडु में, शेल्टर केव, महाबलीपुरम केव, और इरदक्कन रॉक आपको देखने को मिलेगी, कंटुपल्ली केव, उदयगिरी, इधर आपको बारावर केव देखने को मिलेंगी। बारावर केव किससे संबंधित है, आप हमें कमेंट करके, तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आदमगढ़ रॉक शेल्टर केव आपको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टेम्पर ऑफ बिलासपुर को दोबारा रिस्टोर कर लिया गया है,
गोविंद सागर रिजर्व था जो कि भांगड़ा डैम से संबंधित है। ये सबमर्ज हो गया था इस डैम के कारण, जैसा आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज नहीं करना। इसको 8 से 19 सेंचुरी में कहलूर डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि नागरा स्टाइल में बना हुआ सॉरी। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल है नागरा स्टाइल में, और दक्षिण इंडिया जो दक्षिण भारत के जो टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। दूसरा, नासा ने एक इंटरनेशनल मिशन लॉन्च किया है अर्थ वाटर को सर्वे करने के लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल सर्वे सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी, इसको SWOT भी बोल देते हैं। इसमें नासा, फ्रांस, कनाडियन, यूके स्पेस की एजेंसियां ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है। इस बात को केवल ध्यान रखेंगे कि मिशन किससे संबंधित है, कौन कौन एजेंसी इसमें शामिल है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जैसे सर्वे करेगा किसमें, अर्थ के वाटर को। अर्थ काफी इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट चीज है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो अर्थ का इनने ऑब्जर्वेशन करने का काम किया है। ठीक है, चलो। दूसरा, केरला की 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला गया है। कल भी हमने जीआई टैग पढ़ा, उसका हमने बेसिक पढ़ा कि जीआई टैग क्या है, तो आपको जीआई टैग के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करनी है तो कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के तहत संरक्षण मिलता है और 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जो कि पेरिस कन्वेंशन जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉपर्टी के तहत काम करता है, इसके तहत गवर्न होता है, जो कि WTO के तहत आता है। अट्टा पेडी अट्टू कोम्बू आवारा जो कि बीन्स है, केरला में हमको देखने को मिलेंगी। अट्टा पेडी मतलब कि जो केरला का पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको इसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है। वायलेट कलर रहता है और अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। हाई कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर कंटेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा बस। अट्टा पेडी तुवारा, तो तुवारा क्या है, रेड ग्राम है, विगर हैवियर रहते हैं सीड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम से संबंधित प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, जैसे अट्टा पेडी आप आवारा बीन्स आपको ये वाली चीज देखने को मिलेंगी, और दूसरी आपको अट्टा अट्टा पेडी थुआरा रेड ग्राम आपको ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। अनाटुकोला इलू जो शीशम है, ये वाला चीज हाइर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, अनसैचुरेटेड फैट रहता है, जो कि आपके हार्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, गार्लिक इसको कभी कभार बोल देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कल्टीवेटेड इन इडक्की कंटेन हाई अमाउंट ऑफ आपको सफीड फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एलिसिन्स विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ब्लड शुगर, कैंसर से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें अलग हैं। ये आपको इधर देखने को मिलेगा अट्टाकेडीलू, ठीक है, जो शीशा में आपको ये वाली चीज देखने को मिलेगी। और आपको कथालूर, बेट्टाबाडा, बेलुथेली गार्लिक है, वो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। काफी नाम टफ रहते हैं, आपको याद भी नहीं रहेंगे, तो केवल आपको सेंस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको कुडुनगलूर, पुट्टा बेलारी, आपको स्नैप मैनल जो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये भी आपको केरला में संबंधित है। केवल आपको ध्यान रखना है सभी चीजें केरला से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। लेकिन बेसिक आपको ध्यान रखना है जीआई टैग से हमसे संबंधित क्या क्या रूल है इंडिया में, कौन सी एजेंसीज को गवर्न करती है, कोई प्रश्न यहीं से बनेगा। यूपीएससी कभी फैक्ट पे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछती, कभी कभार पूछ लेती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क चर्चा में है। मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, तो उसका ट्रांसफर हो गया, तो उसको एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो भारत सीरीज अगर किसी इंप्लॉय के पास है तो उसको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इतना आपको देखना है। भारत सीरीज में बाई वाई बीबी, भारत का मतलब BH का मतलब भारत रहेगा, बाई वाई का मतलब ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, BH का मतलब कोड ऑफ भारत सीरीज। और ये आपको जो हैज आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको नंबर होंगे, एक्समल अल्फाबेटिक आपको नंबर देखने को मिलेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। डॉक्सिंग चर्चा में है। ट्विटर का जो अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया है बहुत सारे पत्रकारों का। कुछ एंटी डॉक्सिंग जो ट्विटर की पॉलिसी है वो लेके आए हैं यूएस में, इसके तहत
उनको सस्पेंड किया गया। तो डॉक्सिंग क्या है? किसी डॉक्यूमेंट को ड्रॉप करना डॉक्स में, ठीक है, विदाउट गेटिंग परमिशन ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि किसी भी पर्सन से बिना अनुमति के हमने क्या किया, उसका डेटा हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया, उसको हरास किया, उसको थ्रेटन दी, उसको सेम पहुंचाया, उसको रिवेंज हमने लिया, तो इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। ठीक है, डॉक्सिंग क्या है? लीगली डिफाइंड नहीं है, और इसके सारे क्या करते हैं, आपकी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच करने का प्रयास करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के दिनों में डॉक्सिंग चर्चा में था, क्या था। ठीक है, सबसे पहले 1990 में आए, ब्रीचिंग समवन पर्सनल डाटा, पब्लिशिंग इट, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, ब्लॉग पे कर सकते हैं, ओल्ड वेबसाइट पे कर सकते हैं, फोरम वेब डिस्कशन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम से कर सकते हैं। ये सारा काम कौन करेगा? हैकर कर सकते हैं, कोई पत्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, रेमेन्स हमको फौजी लेजार्ड स्नेक्स के देखने को मिले हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इसका ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है कहाँ मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी हमको नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गला खराब है। साइंटेक्स ने डिटेक्ट किया है वर्ल्ड जो वाटर के 2 प्लैनेट हैं, जिसको हम यूरोप, जिसको हम केपलर 138c और केपलर 138d बोलते हैं, जिनको वाटर वर्ल्ड बोलते हैं। कहाँ पे किए हैं? सैटर्न मतलब शनि और जुपिटर के आसपास हमको देखने को मिले हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है 2 प्लैनेट, बस इनको याद रखेंगे किससे संबंधित है, और सैटर्न और जुपिटर से संबंधित हमको पढ़ना है। तो सैटर्न क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है ऑफ सोलर सिस्टम का। सबसे अधिक हमको मून देखने को मिलेंगे 83, पहले जुपिटर पे थे, लेकिन आपको रिसर्च हम हुई तो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिले सैटर्न पे, तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। 83 सैटर्न के। सेकंड सैटर्न क्या है? टाइटन क्या है? सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और सैटर्न पे हमने कैसिनी जो मिशन था वो हमने भेजा 2004 से 17 तक। टाइटन फास्ट माइग्रेशन कॉस्ट प्लैनेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेपच्यून ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस को करता है, जो नेपच्यून का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको इन्फ्लुएंस करने का क्या करता है? प्रयास करता है, उसकी कक्षा में जाने का प्रयास, रिड्यूस करता है उसकी कक्षा को। ठीक है, दूसरा जुपिटर आप देखेंगे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट है। गैस जेंट हमको देखने को मिलेगा, डोंट हैव, इसमें सॉलिड है नहीं है। इसका जो इनर का कोर है वो हमारी पृथ्वी के साइज के बराबर है। जुपिटर के पास हम रिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है, पर बहुत छोटे लेवल पे हमको देखने को मिलती है। और जुपिटर पे हमको एक बिग स्टॉर्म भी है, जिसको कभी कभी ग्रेट रेड स्पॉट भी बोल देते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं। 79 कंफर्म मून है। 5th प्लेनेट है फ्रॉम द सन। इसका मतलब मार्स और जो सैटर्न है, मतलब कि मंगल और शनि है, वो जुपिटर के क्या है? निर्भर है। ठीक है, इस पे जो मिशन भेजे गए पॉइंट 10, 11, वॉयगर 1, 2, कैसनी, न्यू हॉरिजन और जूनो। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, कहा किसके हैं? जुपिटर से संबंधित। कैसनी जुपिटर से भी संबंधित है और जुपिटर और सैटर्न से भी संबंधित है। जैसे आप देख पा रहे हैं सैटर्न की कुछ मून्स है, मिमास, इनक्लेडस, टाइटस, डॉयन और रियास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सैटर्न के। और जुपिटर के कुछ मून है, लो, यूरोपा, गैनीमड और कैलेस्टो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सूर्य किरण एक्साई चर्चा में है, नेपाल और भारत के मध्य होती है, ये आपको देखने को मिलेंगे। भारत और नेपाल के मध्य कुछ विवादित क्षेत्र भी हमको देखने को मिलते हैं, लिपियाधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी। तो काला पानी पहले से था, लेकिन अभी वर्तमान में मुद्दे ये भी है, राजनीति है, कुछ भी कर देती है। तो लिपियाधुरा, लिपुलेख पास भी हमको विवादित है। ठीक है, ये विवाद नहीं, इनको बनाया गया है, लेकिन विवादित कौन है? काला पानी केवल। जापान चर्चा में है, इनने अपनी सिक्योरिटी मतलब की जो डिफेंस पॉलिसी है उनको लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो इसके कुछ मैपिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। होकाइडो, हॉन्शू, योकोहामा, शिकागो, कोइसू से मिलकर क्या बनती है? ये जापान मिलते हैं, और इनकी जो राजधानी है टोक्यो, योकोहामा में हमको देखने को मिलती है। इधर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, इधर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें, इधर आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर से 38 पैरेलल लाइन यहां से गुजरेगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोरिया स्टेट आपको इधर से देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक